Good morning, students. Welcome to Shortcut. We will study chapter number 4, Albert Einstein at School, from our English book of class 11th. The chapter is written by Patrick Pringle. So, this chapter is about Albert Einstein. ये उनके जीवन के बारे में हमको काफ़ी कुछ बताता है, किस प्रकार से बचपन में किस तरह के स्टूडेंट थे, उनके सामने क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के एंड में आपको इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं टेक्सचुअल जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आइंस्टाइन जो थे वो म्यूनिक के एक स्कूल में पढ़ते थे। म्यूनिक जो कि जर्मनी में आता है, और आइंस्टाइन म्यूनिक के एक स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन वो स्कूल के जो टीचिंग मेथड्स थे, जो टीचर्स जो पढ़ाते थे, उन मेथड्स को वो पसंद नहीं करते थे, यानी कि वो उससे समझ नहीं पाते थे। और ख़ासकर उनको मिस्टर ब्राउन जो थे, जो कि हिस्ट्री टीचर थे, उनसे बहुत समस्या थी। टीचर ने एक बार क्लास में पूछा कि फ्रेंच जो थे उन्होंने प्रूशियंस को वाटरलू की लड़ाई में कब हराया, इन विच ईयर, कौन से साल में उन्होंने फ्रेंच ने प्रूशियंस को वाटरलू की लड़ाई में हराया था। आइंस्टाइन ने रिप्लाई दिया कि उसे डेट याद नहीं है, और उसने अपने शिक्षक से ये भी कहा कि मुझे ये डेट याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं लग रही है, क्योंकि इसको तो मैं किताब के अंदर कभी भी खोल के मैं देख सकता हूँ। अगर हमें ज़रूरत पड़े कभी किसी पर्टिकुलर चीज़ की डेट ढूंढने की, तो इट्स वेरी इजी कि हम उस किताब को खोलेंगे, उस बुक को खोलेंगे और उसमें वो डेट मिल जाएगी। क्योंकि क्या आपको लगता है ये उत्तर जो था आइंस्टाइन का, ये पसंद आया वो टीचर को? एग्जैक्टली, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और आइंस्टाइन जो थे उनके मुताबिक एजुकेशन जो था, इट वाज नॉट अबाउट जस्ट लर्निंग फ्रॉम द बुक्स, कि बुक्स के अंदर जो दिया गया उसको पढ़ लो, बस उसको लर्न कर लो। इट वाज नॉट लाइक दैट, बट इट वाज अबाउट लर्निंग आइडियाज़, कि कुछ आइडियाज़ को लर्न करना, यानी कि ऐसी चीज़ें सीखना जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो नहीं जानते। यानी कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है उनके मुताबिक कि भाई डेट्स याद कर लो, ये याद कर लो, वो कर लो जो बुक्स में अवेलेबल है, बट कुछ इनोवेटिव क्रिएट करना। मिस्टर ब्राउन जो थे उन्होंने आइंस्टाइन से कहा कि तुम हमारे स्कूल के लिए डिस्ग्रेस हो। डिस्ग्रेस मतलब कह सकते हैं कि हमारे स्कूल के लिए तुम कलंक की तरह हो। और उसे कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से कहूँगा कि तुम्हें यहाँ से ले जाएं, वो स्कूल से तुमको निकाल कर कहीं और ले जाएं। यानी कि आप देख सकते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, बचपन में उनकी स्थिति, उनके स्कूल की लाइफ किस प्रकार की, यानी कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, ना ही वो एक ब्राइट स्टूडेंट थे। लेकिन ब्राइट स्टूडेंट ना होने का मतलब ये नहीं था कि वो बुक्स को लर्न नहीं कर पाते थे, तो उनको कुछ आता नहीं था। उनको उनका वे ऑफ लर्निंग, उनकी जो लर्निंग की जो टेक्निक थी, वो जो कुछ सीखना चाहते थे वो सीखना चाहते थे, जिसकी वजह से आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि कुछ डिफरेंट, वो बुकिश नॉलेज, यानी कि जो चीज़ें किताबों में दी गई हैं उसको रटना, उसमें बिलीव नहीं करते थे। ऑल्दो उस समय उनके टीचर्स को उनकी बातें अच्छी न लगी होंगी। आगे देखते हैं। आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे वो इटली में रहते थे, और आइंस्टाइन जो थे ये कहाँ पढ़ते थे? ये जर्मनी में, म्यूनिक में पढ़ते थे। अब पेरेंट्स इटली में हैं, ये बच्चा जर्मनी में म्यूनिक में है, तो इनको जो लॉजिंग, जो हॉस्टल दिया गया था जहाँ पे ये रहते थे जिस जगह पर, वो वन ऑफ द पुअरेस्ट लॉजिंग्स इन म्यूनिक, म्यूनिक की सबसे पुअरेस्ट लॉजिंग्स में से एक था। यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक सस्ता, यानी कि चीपेस्ट हम कह सकते हैं लॉजिंग था, क्योंकि इनके फादर जो थे वो ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ये जहाँ रहते थे वहाँ पर वायलेंस, यानी कि लड़ाई झगड़े घरों में आम होते रहते थे। खासकर जो इनकी लैंड लेडी थी, यानी कि जो इनकी मालकिन थी जिसके घर में ये रहते थे, वो अपने बच्चों को मारती थी। वो बहुत अपने बच्चों को पीटती थी, मारती थी। और उसके हस्बैंड जो थे उस लेडी के, वो शनिवार रात को, वीकेंड जो होता था शनिवार रात को, वो शराब पीकर आते थे और वो उसे मारते थे। यानी कि वो लेडी जो थी वो अपने बच्चों को मारती थी रेगुलरली हर रोज़,
और उसके पति जो थे वो शनिवार रात को शराब पी कर आते थे और वो उस लेडी को मारते थे। यानी कि एक माहौल किस प्रकार का था, एक बच्चे के रहने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल एटमॉस्फेयर वहाँ पर नहीं था। आपको बताया जाए उस दौरान जो आइंस्टाइन थे इनको वायलिन बजाने का बड़ा शौक था और उस जगह पर रहकर इनका एकमात्र सहारा जो था वो था वायलिन। यानी कि जब भी इनको अच्छा न लगता यानी कि डिप्रेस होते थे या अकेले बैठते थे तो ये वायलिन बजाकर अपना समय बिताते थे। इनका एक ही मित्र था जिसका नाम था यूरी, और यूरी जो था वो पास ही की एक लॉजिंग में रहता था। यानी कि यूरी इनके साथ नहीं रहता था, वो नियर बाय एक लॉजिंग में रहता था। और यूरी जहाँ रहता था उस लॉजिंग की कंडीशन तो आइंस्टाइन जहाँ रहते थे उस लॉजिंग से भी खतरनाक थी। यानी कि इट वाज द वर्स्ट सिचुएशन। हम कह सकते हैं कि इन दोनों की दोस्ती जो थी वो एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि आइंस्टाइन जिस कंडीशन में रहते थे उससे भी कहीं बदतर कंडीशन में यूरी उनका दोस्त रहता था। आइंस्टाइन जो थे वो काफ़ी वरिड थे अपनी पढ़ाई के बारे में, खासकर अपने एग्ज़ाम्स के बारे में, क्योंकि जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया जाता था वो उनके लिए नाकाफ़ी था। वो उन फैक्ट्स को, उन डेट्स को याद कर पाने में असमर्थ थे, ना ही वो करना चाहते थे। तो इस कारण से उन्हें डाउट था कि वो स्कूल के एग्ज़ाम्स को पास करेंगे भी नहीं या नहीं। उसी दौरान इनकी एक कज़िन थी जिसका नाम था एल्सा। वो अक्सर इनसे मिलने इनके लॉजिंग्स में आया करती थी। तो इनकी जो कज़िन थी वो बर्लिन में रहती थी, जहाँ पर एल्सा जो थे उनके फादर एक बिजनेसमैन थे और वो ओकेजनली कभी कभी इनसे मिलने म्यूनिख आया करती थी। एल्सा जो थी वो आइंस्टाइन को काउंसिल करती थी, यानी कि इनको समझाने की कोशिश करती थी, इनकी काउंसलिंग करती थी और इनकी एनकरेजमेंट, इनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती थी, इनको दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में बताकर जो कि इनसे भी कमज़ोर थे, इनसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हम कह सकते हैं, कि ऐसे बच्चों के बारे में इनको पढ़ाकर बताकर कि जो बच्चे इनसे भी, इनकी क्वालिटी भी उनके अंदर नहीं थी, इनकी पढ़ाई में भी बहुत वीक थे और इवन हम कह सकते हैं स्टूपिड्स यानी कि बेवकूफ़ बच्चे। तो एल्सा ऐसे बच्चों की कहानियाँ इनको सुनाती थी, ऐसे बच्चों के बारे में इनको बताती थी और कहती थी कि ये जो बच्चे थे ये आपसे भी बहुत ही लो क्वालिटी के थे, लो ग्रेड के थे, लेकिन फिर भी ये बच्चे स्कूल एग्जामिनेशन में पास हो गए। तो तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तुम तो बहुत समझदार हो, तो तुम क्यों नहीं हो सकते। यानी कि हम बच्चों को यूजुअली हम भी जानते हैं ना कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम कहते हैं कि बेटा वो देखो वो काफ़ी कमज़ोर बच्चा है, वो देखो उसको अच्छे से लिखना तक नहीं आता, लेकिन फिर भी वो पास हो गया, तो तुम तो आसानी से कर सकते हो क्योंकि तुम तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। तो इस प्रकार से इनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती थी कौन, इनकी कज़िन एल्सा। आइंस्टाइन जो थे वो जियोलॉजी की एक बुक पढ़ रहे थे और इन्होंने अपनी जो मजबूरी थी, यानी कि उस बुक को समझ नहीं पा रहे थे, उस बुक को लर्न नहीं कर पा रहे थे, जियोलॉजी की बुक थी। तो इन्होंने अपनी जो कज़िन थी एल्सा, उनके सामने ये बात रखी कि मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, आई एम अनेबल टू लर्न इट। आइंस्टाइन ने म्यूनिख छोड़ने का फैसला किया और अपने पेरेंट्स के पास इटली जाने का सोचा। अब वो स्कूल से कैसे निकलेंगे, अब वो स्कूल में वहाँ पढ़ रहे हैं, लॉजिंग भी वहाँ पर इनके पेरेंट्स ने इनके लिए फ़िक्स की हुई है, तो ऐसे में स्कूल से निकलना विदाउट एनी रीज़न, स्कूल वाले आइंस्टाइन के कहने पे तो इनको निकालेंगे नहीं या छोड़ेंगे नहीं। हाँ, पेरेंट्स की तरफ से अगर कुछ एप्लीकेशन आती है देन दे विल श्योरली रिएक्ट, लेकिन आइंस्टाइन चाहते थे कि वो म्यूनिख छोड़कर अपने पेरेंट्स के साथ इटली चले जाएं। इसलिए इनके पास एक आइडिया आया किस प्रकार से स्कूल को छोड़ेंगे। उस आइडिया को लेकर ये यूरी से मिले और इन दोनों ने उस आइडिया को डिस्कस किया। अब आइंस्टाइन ने यूरी से कहा कि अगर तुम किसी डॉक्टर को जानते हो जो हमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट देगा और जो ये घोषित करेगा, ये सिद्ध करेगा कि मैं यानी कि आइंस्टाइन जो है वो स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए फिट नहीं है, इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, इस कारण से ये स्कूल में पढ़ने के लिए फिट नहीं है। अगर ऐसा कोई डॉक्टर
कोई डॉक्टर अपने सर्टिफिकेट में अपने लेटर पे लिख के दे दे, यानी कि आप जानते हैं ना, जो सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, जो छुट्टी के लिए हम देते हैं स्कूल में, तो वैसा ही अगर एक मेडिकल सर्टिफिकेट इनको मिल जाए जो ये साबित कर दे कि ये मेंटली फिट नहीं है, नर्वस ब्रेकडाउन से ये पीड़ित हैं और ये स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, तो इनका काम बन सकता है। अब आइंस्टाइन जो थे वो बहुत नर्वस थे, और जो डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर अर्न्स। अब डॉक्टर अर्न्स के पास ये गए, तो वहाँ जाकर इन्होंने अपना मैटर किस प्रकार से उनको एक्सप्लेन करना है, ये काफ़ी इनको कठिनाई हुई इसमें, और फाइनली इन्होंने उस डॉक्टर को अपनी बात बताई, अपना पूरा जो केस था वो बताया कि किस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि मुझे आप सर्टिफिकेट दीजिए। और डॉक्टर को आइंस्टाइन ने अपना प्लान बताया कि वो मिलान जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए। हायर स्टडीज़ के लिए। अब ये हुआ यूँ कि इनके जो मैथमेटिक्स के टीचर थे, जिनका नाम था मिस्टर कॉच जो थे, अब आप देखिए कि बाकी सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स में काफ़ी डिफरेंस है। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पर हमें लर्न करना पड़ता है। आप देखिए सोशल साइंस है, यहाँ पर बहुत सारी तारीखें, डेट्स याद रखनी पड़ती हैं। अब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी आपको काफ़ी कुछ डेट्स वगैरह जो रहती हैं, राइटर्स के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, प्लेसेस वगैरह एट्सेट्रा। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको जस्ट फार्मूला पुट करना है और उसके बाद अपने तरीके से आप किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी इनका एक बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट था, और उसके जो टीचर थे मिस्टर कोच, उनसे इनकी अच्छी बनती थी। तो मिस्टर कोच ने इनको रेफरेंस दिया था कि तुम मिलान जाओ और वहाँ जाकर मैथमेटिक्स की स्टडी करो फॉर हायर स्टडीज़। इनको मिलान जाने की इन्होंने सलाह दी। अब डॉक्टर जो था वो बहुत ही फ्रेश था, फ्रेशर मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं थे, एक नए नए डॉक्टर थे जो हमने बात की इनके बारे में, डॉक्टर अर्न्स। तो वो इनकी कंडीशन को समझ गए और उन्होंने वो राज़ी हो गए एक सर्टिफिकेट बनाकर देने के लिए, जो कि इनको 6 महीने का रेस्ट घोषित करेगा कि ये व्यक्ति जो है ये नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित है और इसे 6 महीने का रेस्ट चाहिए। और ये सर्टिफिकेट इनको दिया गया डॉक्टर अर्न्स के द्वारा। और फिर इन्होंने अपने दोस्त यूरी, डॉक्टर अर्न्स को शुक्रिया अदा किया और ये चले गए अपने गुरु, अपने शिक्षक जो मैथमेटिक्स टीचर थे मिस्टर कोच, उनसे मिलने ये चले गए। अब आगे क्या हुआ? मिस्टर कोच जो थे, जब आइंस्टाइन उनसे मिलने गए, मिस्टर कोच एक काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यक्ति थे। इस कारण से वो आइंस्टाइन की स्किल्स को, इसकी खूबियों को, इसकी जो कैपेबिलिटीज़ थी उसको पहचानते थे। इनके ज्ञान को, जो इनको नॉलेज था मैथमेटिक्स के अंदर, उस सब चीज़ को मिस्टर कोच पहचानते थे। इसलिए मिस्टर कोच ने इनको एक रेफरेंस लेटर दिया, जो कि आइंस्टाइन जाकर आगे जिसके पास भी इनको पढ़ने जाना है मैथमेटिक्स के लिए, उस व्यक्ति को देंगे, तो वो व्यक्ति आइंस्टाइन को अपने पास पढ़ने के लिए रख लेगा। और जो मिस्टर कोच थे, इन्होंने आइंस्टाइन को अप्रिशिएट किया कि तुम एक टीचर भी बन सकते हो बड़े होकर। यानी कि मिस्टर कोच जो थे वो इतने ज़्यादा इस बच्चे से प्रभावित थे कि इसको कहा कि वो अपने करियर में टीचिंग को भी चुन सकता है। यानी कि एक बच्चा जिसको अदर क्लासेस के अंदर, जैसे कि मिस्टर ब्राउन के बारे में हमने देखा था, जो कि इनके हिस्ट्री टीचर थे, उन्होंने कहा था कि यू आर डिस्ग्रेस टू दिस स्कूल, तुम इस स्कूल के लिए कलंक से कम नहीं हो, तुम्हारे पिताजी से कहना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ से ले जाएं। एक तरफ वहाँ पर देखिए इनकी इमेज कैसी है, और दूसरी तरफ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मिस्टर कोच के बारे में, जो कि एक मैथमेटिक्स टीचर है। और वो इसे क्या कह रहे हैं आइंस्टाइन से? वो कह रहे हैं कि यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। और वो एक रेफरेंस लेटर भी दे रहे हैं इसको, कहाँ जाने के लिए? मिलान जाने के लिए, जहाँ पर वो पढ़ेंगे जाकर मैथमेटिक्स के बारे में। और वो ये भी कहते हैं कि तुम टीचर भी बन सकते हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि मिस्टर कोच जो थे, उनका विश्वास आइंस्टाइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा था। अब ये पत्र जो इनको सर्टिफिकेट मिला था, वो सर्टिफिकेट लेकर इनको जाना पड़ेगा प्रिंसिपल के पास, ताकि वो सबमिट करें और 6 महीने की छुट्टी ले लें।
लेकिन इससे पहले कि ये वहाँ जाते, प्रिंसिपल का बुलावा आ चुका था और प्रिंसिपल ने इनको बुलाया और प्रिंसिपल ने इनसे कहा कि तुम हमारे स्कूल के लिए एक डिस्ग्रेस हो, तुम हमारे स्कूल के लिए एक न्यूसेंस हो, यानी कि तुम हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं हो और तुम्हारी वजह से हमारे जो शिक्षक हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को। ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाने में हमारे शिक्षकों को काफ़ी दिक्कत होती है, इस कारण से तुम स्कूल से चले जाओ। हेडमास्टर ने आइंस्टाइन से कहा कि या तो तुम खुद ही यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। उस समय जब ये प्रिंसिपल से बात कर रहे थे, अब ये तो वैसे ही छुट्टी लेना चाहते थे, लेकिन प्रिंसिपल के ये शब्द जो थे ये उसको बहुत चुभे, आइंस्टाइन को बहुत चुभे और इनकी पॉकेट के अंदर जो वो सर्टिफिकेट पड़ा था मेडिकल, वो सर्टिफिकेट इनको ऐसे जलता हुआ एक होल की तरह दिखाई दे, यानी कि वो इनको चुभने लगा वहाँ पे, क्योंकि ये सर्टिफिकेट लेकर छुट्टी लेना चाहते थे, लेकिन तो यहाँ तो प्रिंसिपल ही इनको रेस्ट्रिकेट करने के लिए रेडी है कि तुम यहाँ से स्कूल से निकाल दिए जाओ, इससे बेहतर है कि तुम खुद चले जाओ। ऐसे में इनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर भी प्रिंसिपल का जो ये जो वर्तन है इनके साथ, ये जो व्यवहार है इनके साथ, ये बिल्कुल ही गलत है। इसमें आइंस्टाइन का कोई दोष नहीं है, वो किसी भी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल इनको बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से एक रॉन्ग वे में इनको डांट रहे हैं और इनको स्कूल से निकलने के लिए कह रहे हैं। तो ये बहुत ही इनको बुरा लगा और ये जब हेडमास्टर के कैबिन से बाहर निकले तो अपने पीछे इन्होंने गेट तक बंद करना सही नहीं समझा, यानी कि इतने ज़्यादा वहाँ से हताश हो गए, डिप्रेस हो गए, इतने ज़्यादा उनके वर्तन से ये प्रभावित हुए कि वहाँ से जब ये गेट से निकले, इनके डोर से बाहर निकले, तो डोर भी इन्होंने अपने पीछे क्लोज करना सही नहीं समझा, ये वहाँ से सीधा चले गए। और इस प्रकार का इनके जीवन के साथ वर्तन हुआ, किस प्रकार से जब छूटे थे इनके साथ व्यवहार किया गया किन किन टीचर्स के द्वारा, और किस टीचर ने इनको अप्रिशिएट किया, इनकी मदद की, ये हमने यहाँ पर पढ़ा। और जब ये मिलान जाने लगे तो एक ही व्यक्ति था जिससे ये अंतिम बार मिलना चाहते थे, और वो कौन था? वो था इनका दोस्त यूरी। यूरी ही था जिसने अब तक इनकी मदद की, जो इनको समझता था, और इस कारण से जाते जाते इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूरी से मिलने की इच्छा जताई और ये उससे मिलने गए, और यूरी ने इनको बेटर फ्यूचर के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं दी, जो कि ये मिलान में रहकर एक अच्छा फ्यूचर पा सके, इसके लिए उसने शुभकामनाएं दी। और इस प्रकार जो आइंस्टाइन थे वो गुड बाय बोल के अपने दोस्त यूरी को और म्यूनिक को गुड बाय करके हमेशा के लिए ये मिलान चले गए। तो ये हमने देखा किस प्रकार से एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो स्कूल में किस प्रकार से थे, उनका स्कूल का जीवन यानी कि छात्र जीवन, विद्यार्थी जीवन में वो किस प्रकार से थे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्हें, और ही वॉज ऑफन टॉन्टेड बाय द टीचर्स ऑल्सो। तो इसी प्रकार से जो बच्चे हैं हमारे, वो हम किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे की प्रतिभा को बहुत एक कम क्राइटेरिया में आंक नहीं सकते। कोई भी बच्चा बड़ा होकर कुछ भी कर सकता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो इट डज़ंट मीन कि वो बहुत ही मतलब लाइफ में फेल हो जाएगा या लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। जी, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा कि आइंस्टाइन जो थे, इनका अदर सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैथमेटिक्स में इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसी कारण से आज ये दुनिया में एक प्रख्यात साइंटिस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं, एक प्रख्यात व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में, और आज हम इनके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, चैप्टर नंबर 4। और अब हम शुरू करते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो कि टेक्सचुअल हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं टेक्स्ट बुक का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टाइन्स नेचर फ्रॉम हिज कन्वर्सेशंस विद हिज हिस्ट्री टीचर, हिज मैथमेटिक्स टीचर एंड द हेड टीचर, हेड मास्टर यानी कि। अब आइंस्टाइन ने 3 लोगों से अलग अलग तरीके से बात की। देखिए, हिस्ट्री टीचर से उसका बिहेवियर अलग था, मैथमेटिक्स टीचर से अलग था, और हेडमास्टर के सामने भी उन्होंने अलग तरीके से वर्तन किया। तो हमें उनके नेचर के बारे में क्या पता लगता है? एक्सचेंजेस बिटवीन आइंस्टाइन एंड हिस्ट्री टीचर्स शो दैट आइंस्टाइन इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। अब ऑब्वियसली वो एक ऑनेस्ट आदमी है, ऑनेस्ट स्टूडेंट है, ट्रूथफुल है, सच्चाई से काम लेता है, और उसने फ्रैंकली कहा
कि मुझे ये चीज़ें याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, इनको तो हम बुक में से भी ढूंढ सकते हैं। और इस प्रकार उन्होंने बचपन में ही अपने जीवन के अंदर कुछ अलग करने की जो उनकी चाह थी उसको प्रदर्शित किया। जबकि उनके मैथ्स टीचर जो थे वो उसके बारे में एक हाई ओपिनियन रखते थे, यानी कि एक ऊंचा ओपिनियन रखते थे, और उन्होंने इनसे कहा, आई कांट टीच यू मोर एंड प्रॉब्ली यू विल सून बी एबल टू टीच मी। अब वो टीचर जो थे इनके मैथमेटिक्स, वो ये तक बोलने लगे, इनकी जो ब्रिलियंस थे वो इससे इनके इतने ज़्यादा कायल थे कि कहने लगे कि मैं तुम्हें और ज़्यादा दिन नहीं पढ़ा पाऊँगा, और मुझे लगता है कि तुम थोड़े समय के बाद मुझे पढ़ाने लगोगे। यानी कि इतने ज़्यादा ये मैथमेटिक्स में अच्छे थे, बेहतर थे कि इनके टीचर जो थे वो भी इनको पढ़ाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि तुम मुझे पढ़ा सकते हो थोड़े समय के बाद। और ये जो प्रेज़ थी ये बहुत ज़्यादा थी, ये एक्नॉलेजमेंट जो दिया गया था इनको बहुत ही ज़्यादा थी, और ये कहीं ना कहीं सही भी था। और इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को इन्होंने एक पत्र लिखकर हायर स्टडीज़ के लिए, हायर मैथमेटिकल स्टडीज़ के लिए इनको कहाँ भेजने की सोची, इनको मिलान भेजने की सोची, और मिलान में इन्होंने रेफरेंस के लिए इनको एक लेटर भी लिखकर दिया था। और उसी दौरान एल्बर्ट ने अपने आप से कहा, आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स, मैंने मैथमेटिक्स पूरा पढ़ लिया है। दे टीच एट स्कूल, जो ये स्कूल में पढ़ाया जाता है वो मैथ्स मैंने पूरा सीख लिया, और शायद इससे थोड़ा ज़्यादा ही सीख लिया है। तो आइंस्टाइन का वर्तन जो था वो मैथ्स टीचर के साथ थोड़ा डिफरेंट था। और तीसरे जो टीचर थे इनके वो थे द हेड टीचर, यानी कि हेड मास्टर। एल्बर्ट जो थे, जब इनको स्कूल से एक्सपेल किया जा रहा था, निकाला जा रहा था इनके ख़राब वर्तन के कारण, जो कि शायद टीचर्स को लगता था, एक्चुअल में वो ख़राब वर्तन नहीं था, ऑनेस्टी थी वो तो, लेकिन टीचर्स को ऐसा फील होता था। तो इस तरीके से इनको जो कि ये कहा गया कि क्लास के अंदर टीचर्स जो है वो दूसरे बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं बिकॉज ऑफ यू, ये सब चीज़ें जो थी ये काफ़ी ज़्यादा इनको हताश कर रहा था। तो एल्बर्ट जो थे इन्होंने उन चीज़ों को पढ़ने से मना कर दिया था कि जो बुकिश चीज़ें हैं उनको ये पसंद नहीं करते हैं, ना ही पढ़ना चाहते हैं। और हमने देखा कि हेडमास्टर के सामने भी किस प्रकार से इनका जो वर्तन था, ये जब निकले वहाँ से तो गेट तक बंद नहीं किया, डोर तक इन्होंने क्लोज़ नहीं किया। तो ये हमें बताता है कि इनका नेचर कैसा था, रिबिलियस नेचर था। रिबिलियस मतलब एक क्रांतिकारी नेचर, यानी कि सामने वाला अगर गलत है तो उसके सामने ये बोलने की हिम्मत रखते थे, बोलने का जज्बा रखते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीनों लोगों के सामने इनका जो वर्तन था वो अलग अलग था। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट फेल्ट टेम्प्टेड टू टेल द हेड टीचर what he thought of him and his school, then he stopped himself। अब जब प्रिंसिपल के सामने ये बात कर रहे थे तो कुछ समय तक तो इनको ये लगा कि ये प्रिंसिपल को बताएं कि आपके स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं। और फिर इन्होंने सोचा कि ये स्कूल है और मैं यहाँ पर अपने विचार स्कूल के बारे में, अपने जो ख़राब विचार हैं वो मैं रख कर कुछ नहीं पा सकता, इसलिए उन्होंने एक वर्ड भी नहीं कहा और ये चुपचाप वहाँ खड़े रहे अपने आप पे कंट्रोल रखते हुए, और फिर वहाँ से चले गए। तो इस प्रकार इन्होंने कोई भी एक इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं किया, डिसरिस्पेक्ट नहीं की अपने टीचर्स की, अपने प्रिंसिपल की। तो ये चीज़ हमको ये भी बताती है कि इनका खुद के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल था, ये अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रख सकते थे, और इन्होंने जो रिस्पेक्ट रहती है बड़ों की, जो टीचर्स की, उसको इन्होंने पूरे तरीके से निभाया। यानी कि हमने देखा ना ही इन्होंने प्रिंसिपल को जवाब दिया, ना ही किसी अन्य टीचर को, और ये चुपचाप वहाँ से चले गए। तो वो एक बहुत ही डिसेंट स्टूडेंट थे, ऑल्दो ही वॉज नॉट ब्रिलियंट इन अदर सब्जेक्ट्स बट ही वॉज एक्सीलेंट स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्व्स इंडिविजुअल टैलेंट्स डिस्कस। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो 5 साल जब वो स्कूल में थे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से वहाँ रह पाए, मतलब इनको जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी अजीब लगा। दिस सिस्टम एजुकेशन हैज़ नो रूम फॉर इंडिविजुअल एस्पिरेशन, ब्रिलियंस और एप्टीट्यूड। यानी कि जो सिस्टम था एजुकेशन का, उसमें एक व्यक्ति की जो खुद के जो टैलेंट है उसको बाहर लाने के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि हमने देखा कि स्कूल में इनको डिस्करेज किया गया, तो जीनियस लोगों को भी डिस्करेज किया गया। वहाँ पर ओरिजिनलिटी की बात की जा रही है। आइंस्टाइन जो थे वो ओरिजिनल व्यक्ति थे, यानी कि बाकी बच्चे में भी वो बुकिश नॉलेज लेना चाहते हैं, लेकिन जो आइंस्टाइन थे वो ओरिजिनली, उन्होंने सामने कहा कि मुझे ये टीचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आई डोंट वांट टू लर्न दिस डेट्स एंड ऑल, इफेक्ट्स को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको हम बुक के अंदर भी ढूंढ सकते हैं। और
इस तरीके से हमने देखा कि जो स्कूल है ये एवरेज स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है। एवरेज स्टूडेंट मतलब कि हर बच्चा बस पास हो जाए अच्छे मार्क्स लेके, बट ब्रिलियंस की यहाँ पर कोई जगह नहीं है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इनोवेशन की बात की जाए, कोई बच्चा जो है इनोवेटिवली कुछ करे, नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज पे जोर दिया जाता है। सो दिस सिस्टम लेज स्ट्रेस ऑन फैक्ट्स एंड डेट्स रादर देन आइडियाज़, यानी कि कुछ नए आइडियाज़ जो है उनके ऊपर कोई जोर नहीं दिया जाता है, बस फैक्ट्स और डेट्स की जो भी डेट्स दी गई हैं वो आप लर्न करो, एग्ज़ाम में लिखो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ। अगर आपने 95% मार्क्स स्कोर किए देन यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द आइज ऑफ other students and even the teachers also and outsiders also। तो ये जो सिस्टम है ये ओरिजिनलिटी को, क्रिएटिविटी को इग्नोर करता है और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को रोक देता है, क्योंकि जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की बात की जाए उसके लिए ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी चाहिए। बुक्स को पढ़कर, बुकिश नॉलेज, डेट्स याद करके आप कुछ नए आइडियाज़ को डेवलप नहीं कर सकते। नो वंडर देन व्हाट दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैनेज टू पास द एग्जामिनेशन बाय क्रैमिंग। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रैमिंग यानी कि रट्टा मार कर ही पास होते हैं। तो ये जो लर्निंग है रट्टा मारने वाली, ये कैसी लर्निंग है? ये एक तोते के समान है। जिस प्रकार से तोता रट लेता है, तोते को भी तो एक पक्षी है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने तरीके से बुलाना सिखा लेते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं वैसे तुम बोलो। तो तोता भी बोलने लगता है, तो क्या वो ब्रिलियंट हो गया? नो, इज़ नॉट ब्रिलियंट, बट एक बुकिश नॉलेज से बाहर निकल के हमें सीखना चाहिए। The teachers and authorities insist on discipline and conformity. The history teacher and the head teacher are sticklers of rules, pedagogy, and discipline. Brilliant students like Albert Einstein are considered dullard, stupid, incompetent, unfit, rebel, whose very presence makes it impossible for teachers to teach and other people to learn. अब जो शिक्षक यहाँ पर हमने देखा, कौन से शिक्षक? दो मेन इसमें बताए गए, जैसे कि हिस्ट्री टीचर जो थे मिस्टर ब्राउन और उनके हेडमास्टर, ये दोनों लोग जो थे ये रूल्स को अप्लाई करने में डिसिप्लिन अपना, मतलब एक मुखौटा था इनका कि भाई हमें देखो डिसिप्लिन में है, हम सब चीज़ें परफेक्टली करते हैं, रूल्स को अप्लाई करने में ज़्यादा ध्यान देते थे। और इनके लिए ब्रिलियंट स्टूडेंट जो थे जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये एक डल स्टूडेंट्स, ये डल से ज़्यादा कुछ नहीं थे, स्टूपिड इनको कहा जाता था, इनकम्पिटेंट यानी कि ये ऐसे व्यक्ति माने जाते थे जो कि स्कूल के लिए अनफिट थे, कि ये बच्चा जो था एल्बर्ट वो स्कूल के एटमॉस्फेयर के लिए अनफिट था, और इसकी वजह से, आइंस्टाइन की वजह से बाकी बच्चों को पढ़ने और लर्न करने में दिक्कत होती थी और टीचर्स भी पढ़ा नहीं पाते। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो कितना ज़्यादा पुअर है। वो सिर्फ और सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स लर्न करने पे जोर देता है, किसी भी व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने अभी, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन। अब इसके बारे में दोनों में हमें अंतर बताना है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इनसाइट फॉर्मेशन के बारे में। लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और द डिटेल्स अबाउट विक्टोरियस आर्मीज आर फैक्ट्स। These details are part of knowledge which are content based. There is no point in spending precious years of students' life on information gathering because dates or facts could be ascertained from the books anytime by just looking them up. Learning facts or parrot-like learning, that is learning without understanding, is what we call information gathering. अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग यानी कि जो तारीखें हम पढ़ते हैं, जो फैक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, अब विश्व युद्ध 1 कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, व्हेन गांधी जी वॉज बॉर्न, हमने जो जो चीज़ें हमारे हिस्ट्री में हुई हैं, दुनिया के वर्ल्ड हिस्ट्री में, उन सब की डेट्स को याद रखना, इट इज़ नॉट लर्निंग, इट इज़ जस्ट क्रैमिंग। इसको सिर्फ रटना हम कह सकते हैं। जिस प्रकार तोते को रटाए, तो फिर इस तरीके से एक तोता भी एग्ज़ाम दे सकता है, ओरल एग्ज़ाम। तोते को हम रटा दें और वो एग्ज़ाम में जाकर वो सारी चीज़ें बोल देगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कहने का भाव ये है कि जो चीज़ों को बिना समझे लर्न किया जाता है, बिना समझे, विदाउट लर्निंग, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। दूसरा है इनसाइट फॉर्मेशन, एनालाइजिंग द फैक्ट, ascertaining the causes that led to a certain incident such as an uprising or a war, and learning the ideas that spring from such actions are part of insight information. It gives us a clear perception into the true nature of a thing.
Such knowledge increases our logical reasoning, power of analysis, interpretation and understanding and make us think. अब इनसाइट फॉर्मेशन क्या है? अब कोई घटना, वैश्विक घटना, विश्व में कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई युद्ध हुआ है, कोई क्रांति हुई है, वो क्यों हुई, वो कब हुई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें याद करने की, लेकिन वो क्यों हुई, उसके पीछे के आइडियाज़, फिर उसके कंसिक्वेंसेस की, उससे रिजल्ट जो निकले क्या वो अप्रोप्रिएट थे, उसके फेल होने के क्या रीजंस थे, वो क्या किया जाता तो वो और अच्छे से प्रबल होके वो आगे आ सकती। मतलब इन चीज़ों को अगर हम उनके ऊपर अध्ययन करें, इन चीज़ों को उनके ऊपर बात करें, उनके ऊपर विचार करें, तो हमारे सामने नए आइडियाज़ उभर के आएंगे। इन सब फैक्टर्स को अगर हम एनालाइज करें और इन सब चीज़ों को इंटरप्रेट करें, तो हम किसी भी चीज़ को बहुत ही बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे विश्व युद्ध एक की बात की जाए, या हम बात करते हैं हमारी 1857 की क्रांति की, जो 1857 की जो रेवोल्यूशन हुई थी, जिसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे वगैरह ये लोग देश को आज़ाद कराने के लिए लड़े थे। अब हमें उस तारीख का क्या करना है कि वो कब लड़ी गई, कब ऐसा हुआ, लेकिन हमें देखना है उसके फैक्टर्स कि वो क्यों लड़ी गई, देश को आज़ाद करवाने के लिए। उसके फेल होने के कारण हमें पता लगे, उस चीज़ को हमने एनालाइज किया कि वो फेल क्यों हो गई। हमने देखा था कि लैक ऑफ लीडरशिप, देन देयर वर नो प्रॉपर आर्म्स, वेपन्स नहीं थे हमारे पास, कोई प्रॉपर लीडर नहीं था। फिर एक चीज़ उसमें हमने ये भी देखी थी कि द रेवोल्यूशन वो स्टार्टेड बिफोर टाइम, टाइम से पहले शुरू हो गई थी। फिर हमने ये भी देखा था कम्युनिकेशन गैप था। फिर कोई एक मोटिव जो था उनका, वो एक मोटिव नहीं था, वो सब लोग अपने अपने लिए लड़े। तो इन चीज़ों को हमने अध्ययन किया, इन चीज़ों को हमने एनालाइज किया। फिर हमें पता लगा कि अगर हम इन कारणों से हम हारे हैं, फिर हमने इन सब चीज़ों को समेटा और हमने 1947 में जो आज़ादी प्राप्त की, वो सब 1857 की क्रांति के फेल होने से जो चीज़ें हमने सीखी थी कि हमें एक सेंट्रल लीडरशिप चाहिए, जो कि हमें गांधी जी के रूप में मिला। और हमने ये भी देखा कि जैसे अब 1947 में जो आज़ादी हमने पाई है, उस समय हमारा मोटिव पंजाब को, चेन्नई को, हैदराबाद को आज़ाद करवाना नहीं था। जो 542 स्टेट्स थी, 562 स्टेट्स थी, उनको आज़ाद करवाना हमारा मोटिव नहीं था। हमारा मोटिव था देश को आज़ाद करवाना, तब हम आज़ाद हुए। तो इस प्रकार से जो उस चीज़ को समझना ये ज़रूरी है, और इसी को इनसाइट फॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये थे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप जस्ट एक नज़र इन पे मार सकते हैं। बाकी आप चैप्टर में से इनके आंसर्स अपनी लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।